हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे थे। अभी तक हमने जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ऑर्डर उसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और n ऑर्डर भी हो सकता है। तो देखो, टॉपिक है अपना लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांक वाली रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। सबसे पहले देखो, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ये जो होती है आपके, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है पूरी, ठीक है। द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n इज दिस, ठीक है। यानी कि आपके ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल, इसमें क्या होगा, आपके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट है वो सारे कांस्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे ये a0 है, a1 है, an है, b0, b1, mn, m1, m0 etc, ये सब आपके क्या हैं, कांस्टेंट है, ठीक है। समझिए बात को। फॉर कन्वीनियंस डेल अपॉन डेल एक्स को हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे और डेल अपॉन डेल वाई को हम कैपिटल डी डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब अगर हम डी और डी डैश से इनको डिनोट करें तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 है ये इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ी फॉर्म अगर हम और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डी डी डैश इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यही आपकी मोस्टली यूज करेंगे हम पूरे डेरिवेशन में और आगे वाले क्वेश्चंस में भी इसी को देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव अपीयरिंग इन 1, ये जो आपकी 1 है इसमें जो डेरिवेटिव हैं वो सारे कैसे हो, सेम ऑर्डर के हों। अगर सेम ऑर्डर के हैं तो वहाँ पर आपके इस इक्वेशन 1 को हम बोलेंगे लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड इट इज रिटन एंड इट इज़ देन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। यानी कि मतलब ये हुआ कि सारे जो डेरिवेटिव हैं वो एक ही ऑर्डर के होंगे, यानी कि 2 2 के होंगे या 3 3 के होंगे या 4 4 के होंगे, तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसकी फॉर्म कैसी होगी, देखो ये होगी a0 d की पावर n। ये d की पावर जो n है इसका मतलब nth डेरिवेटिव है, ठीक है ना। d की पावर n मतलब nth डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। ऐसे ही डी की पावर n-1 यानी कि n-1 टाइम्स है आपका, डेरिवेटिव को डिनोट करता है। और डी डैश इसका मतलब डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में। समझिए बात को। तो ये हुआ आपके, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही आपकी क्या होगी, होमोजीनियस होगी। अब ये ठीक है ना, ये आपके होमोजीनियस होगी। अब देखो, इसके सॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। इक्वेशन 2 आपकी कौन सी है, इक्वेशन 2 जो है आपके वो ये रही, देखो ये जो है आपकी इक्वेशन 2 है, ये जो है आपकी इक्वेशन 2 है। इसका जो सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन, वो होता है आपके ये सी एफ प्लस पी आई। सी एफ प्लस पी आई, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये आपके इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। समझ गए बात को। अब देखो हम बात करते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को जो फाइंड करने का जो मेथड है वो उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, सपोज ये आपकी क्या है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। a0 a1 an सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 1, इसका जो सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो इस फॉर्म का होगा। इसको ध्यान से देखना। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम इस इक्वेशन का सॉल्व कर रहे हैं या ज्ञात कर रहे हैं तो इसमें हमने राइट हैंड साइड को जीरो लिया हुआ। देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड कितनी है, एफ एक्स वाई, और यहाँ पर राइट हैंड साइड को जीरो लिया है। यानी कि जब भी हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ निकालेंगे तो राइट हैंड साइड को हम जीरो ले लेंगे, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी माइनस एम वन डी डैश, डी माइनस एम टू डी डैश और डॉट डॉट डी माइनस एम एन डैश, ठीक है। इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया।
और m1 m2 आपके क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो क्लियरली द सॉल्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन में से कोई भी अगर एक सॉल्यूशन है तो वो 100% इसका भी एक सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 3 का, इज ए ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। यानी कि आपका अगर ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो ये सॉल्यूशन भी आपके इसका सॉल्यूशन होगा। समझे बात को, अगर ये सॉल्यूशन है तो इस पूरी इक्वेशन का भी ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब भी है, अगर हम एक टर्म इसको उठा लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, हमने इसको पकड़ लिया एक टर्म को, तो ये हो गया। इसको हमने डी की जगह क्या लिख दिया, डेल जेड ओवर डेल एक्स, और डी डैश की जगह हमने डेल जेड ओवर डेल वाई लिख दिया इक्वल टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू। तो ये क्या हो गया, पी माइनस एम क्यू इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये कैसी होगी, आपकी लाग्रांज इक्वेशन होगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। और लाग्रांज इक्वेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखो। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके, ये बनेगी। ठीक है, तो ये किसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम कोई भी दो फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, पहले दो फ्रैक्शन लिए तो हमें क्या मिला, वाई प्लस एम एक्स इक्वल टू सी। कैसे मिला देखो ध्यान से देखना, इस एम को इधर लेके जाएंगे, इस वन को इधर लेके जाएंगे, तो माइनस एम डी एक्स इक्वल टू डी वाई, और क्या बन जाएगा, डी वाई प्लस एम डी एक्स इक्वल टू 0 बनेगा। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। समझ गए बात को। और अगर हम लास्ट के टू फ्रैक्शन ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये सॉरी लास्ट का ही फ्रैक्शन ले लें, डी जेड इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू C2। ये आपके दो इंटीग्रल मिल गए। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस इक्वेशन का, कैसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू दिस फंक्शन में लिखते हैं इसको, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई प्लस एम एक्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या लिया, फाई को, ये आपके ये सोल्यूशन हो गया। हैंस जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 आपकी ये रही, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जेड इक्वल टू फाइव वाई प्लस एम एक्स। ऐसे ही तो करते थे हम लाग्रांज इक्वेशन को सॉल्व। तो ये आपके क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर वाई फाई आपका क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन है। फाई क्या है, आर्बिट्ररी फंक्शन है। समझे बात को। तो देखो अब हमारे पास एक सोल्यूशन मिल गया। तो अब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन 2 है, आपके पास जो इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है, इसके सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। ठीक है, इसके सॉल्यूशन इस टाइप के होंगे, ये इक्वेशन 2, तो इसके सॉल्यूशन इस टाइप के होंगे। ठीक है, तो देखो, सो बी एज्यूम दैट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज ऑफ द फॉर्म, इस टाइप का ये सॉल्यूशन होगा। समझ गए बात को। तो अब देखो हमें क्या क्या चाहिएगा, हमें डी जेड चाहिएगा। डी जेड का मतलब डेल जेड ओवर डेल एक्स, जेड ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल एक्स करेंगे तो एम इंटू फाइव डैश वाई प्लस एम एक्स आ जाएगा। डी स्क्वायर जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स एम स्क्वायर फाइव डबल डैश वाई प्लस एम एक्स। अगर इसी फंक्शन का हम एन टाइम्स करेंगे तो एन टाइम्स करेंगे तो कितनी आएगी, एम की पावर एन और फाइव की पावर एन, मतलब फाइव का एन टाइम डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखो 2 टाइम्स किया तो एम स्क्वायर आया, 1 टाइम्स किया तो एम आया, तो एन टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, एम की पावर एन आएगा। तो ये आपके जनरल हो गया, यानी डी एन जेड इसका निकल गया। अब ऐसे ही अगर हम डी डैश का करेंगे, यानी कि जेड का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 डैश वाई प्लस एम एक्स, ये फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 5 डैश वाई प्लस एम एक्स हो जाएगा। ऐसे ही जब हम एन टाइम्स निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। समझे बात को। अब अगर इन जनरल हम बात करें, कितने टाइम्स की बात करें, डी का आर टाइम्स और डी डैश का एस टाइम, तो कितना आएगा, एम की पावर आर, फाइव की पावर आर प्लस आर, वाई प्लस एम एक्स, वाई प्लस एम एक्स। पुटिंग दीज वैल्यूज इनटू, ये जो वैल्यू चाहिए आपकी डी जेड, डी स्क्वायर जेड, डी एन जेड, डी डैश स्क्वायर, डी डैश एन, ये सब वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है हमारे पास, ध्यान से देखना, ये वाली है इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम पुटअप कर देंगे, ये जो है आपकी इक्वेशन 2 है, इसमें हम पुटअप कर देंगे डी की डेरिवेटिव्स की सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ इनटू एंड सिंप्लीफाइंग डी गेट। ठीक है, जैसे ही हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 ऐसी बन जाएगी। समझ गए बात को, इक्वेशन 2 ऐसी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो विच इज़ ट्रू इफ़ एम इज़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन। अब ये ट्रू होगी अगर एम इस इक्वेशन का रूट है। समझ गए बात को, ये ट्रू होगी अगर एम इस इक्वेशन का रूट है। अगर एम रूट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए नॉट एम की पावर एन, ए वन एम की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन इक्वल टू 0। ठीक है,
ये जो इक्वेशन 8 होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। और इसको ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो ये देखो, इसको एंड इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग डी बराबर एम एंड डी डैश बराबर 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम ये आपके देखो इक्वेशन 2 किधर गई, ये रही, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर इसमें हम डी को रिप्लेस कर दें किससे, डी को रिप्लेस कर दें स्मॉल एम से और डी डैश को रिप्लेस कर दें किससे, 1 से, तो हमारे पास वही इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी। समझे बात को। इसमें अगर हम डी को एम से रिप्लेस कर दें और डी डैश को 1 से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास वही इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी, जो कि हमारे पास ये रही, ठीक है, यही इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको ये डायरेक्टली लर्न कर लेना है, जो गिवन इक्वेशन होगी उसमें हम डी को एम से रिप्लेस करेंगे और डी डैश को 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर जो 8 है, ये इक्वेशन नंबर जो 8 है आपकी, इसके रूट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो इन रूट्स के बिहेवियर के बेस पे हम सी एफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पहला केस है आपका, पहला केस है व्हेन m1 m2 mn आर डिस्टिंक्ट, यानी कि ये सारे रूट्स आपके इक्वेशन 8 के कैसे हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग होंगे तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, सी एफ 5 y प्लस m1x प्लस 5 y प्लस m2x डॉट 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 प्लस 5n m प्लस mnx, ठीक है। अलग अलग केस में हम सी एफ ऐसे लिखेंगे, जहाँ पर 5 5 5n आपके क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर आपके रूट्स क्या है, रिपीटेड हो जाते हैं, अगर आपके रूट्स क्या है, रिपीटेड हो जाते हैं, यानी कि आपके केस नंबर 2 ये रहा, ठीक है। लेट m बी रिपीटेड रूट ऑफ 8, देन अगर हमने ये मान लिया कि 2 इसके रूट रिपीटेड है, यानी कि d माइनस एम डी डैश और d माइनस एम डी डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये रिपीटेड रूट हैं तो हम देखो 9 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी हमने ये मान लिया d माइनस एम डी डैश जेड इंटू बी मान लिया, ठीक है। जैसे ही हमने इसको डी वी माना तो ये जो इक्वेशन नंबर 9 है कहाँ से रिड्यूस हो जाएगी, देखो d माइनस एम डी डैश बी इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाली टर्म्स को हमने क्या मान लिया, पूरी को v मान लिया, तो ये इसमें रिड्यूस होगी। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो डेल बी ओवर डेल एक्स और डी डैश को डेल बी ओवर डेल वाई लिख दिया, ठीक है। तो ये वापस से आपकी क्या बन गई, लैग्रांज इक्वेशन बन गई। लैग्रांज इक्वेशन बन गई तो इसको हम वापस से देखो कैसे लिखेंगे, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स अपॉन 1 डी वाई अपॉन माइनस 1 और डी जेड वाला 0 है, और जेड की जगह यहाँ पर क्या है, v है, तो डी बी अपॉन 0 हो गया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y प्लस एम एक्स इक्वल टू C1 और b इक्वल टू C2, जैसा अभी हमने ऊपर किया था। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शन एंड लास्ट 2 फ्रैक्शन से हमें ये सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 का, देखो हैंस सॉल्यूशन ऑफ 11 इज, इसका या इसका एक ही बात है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 5y प्लस एम एक्स, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बट अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 का सॉल्यूशन नहीं आया ये, तो v को हमने कितना माना था, इतना माना था, तो ये वैल्यू हमने वापस पुट अप कर दी। वापस इसमें d की जगह हमने डेल जेड ओवर डेल एक्स और d डैश की जगह डेल जेड ओवर डेल वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये वापस से हमारे क्या बन गई, लैग्रांज इक्वेशन बन गई। इसको वापस से ऐसे ही पुट अप किया, फिर से सॉल्व किया, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये मिल गया। दूसरे के लिए हमने क्या किया, देखो फ्रॉम लास्ट एंड फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट से ये लेंगे। अब y प्लस एम एक्स की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, C3 यूज़ कर सकते हैं, तो ये C3 हो गया। इसको इंटीग्रेट किया तो ये मिल गया, ठीक है। तो z इक्वल टू और सिंप्लीफाई किया, ये मिल गया। तो अब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आपके क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम 13 एंड 14, फ्रॉम 13 एंड 14 जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टार, स्टार आपकी ये रही, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ स्टार, स्टार आपके ये इक्वेशन स्टार है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके, देखो z इक्वल टू ये इक्वल टू 5y प्लस एम एक्स, यही बनेगा। और z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके, इसको इधर ले आए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, CF हो गया। ध्यान से देखना, हैंस 15 इज पार्ट ऑफ CF कॉरस्पॉन्डिंग टू दी 2 टाइम्स रिपीटेड रूट्स, यानी कि 2 टाइम्स अगर आपके रूट्स रिपीटेड हो रहे हैं तो उसके लिए जब हम CF लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5y प्लस एम एक्स प्लस एक्स 5y प्लस एम एक्स, यानी कि x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपके 3 होते, सपोज 3 रूट्स आपके इक्वल होते तो क्या होता,
हाँ, ये फाइव वाई प्लस एम एक्स रहता, एक्स फाइव टू वाई प्लस एम एक्स रहता, और प्लस एक्स स्क्वायर फाइव थ्री वाई प्लस एम एक्स हो जाता। समझ गए बात को? जैसा आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, दो रूट्स इक्वल होते हैं तो एक्स आता है, फिर एक्स स्क्वायर आता है, तीन होते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है, फिर एक्स फोर आता है, ऐसे ही आपके ये चलता रहता है। तो ये रिपीटेड रूट्स के लिए होता है। तो ये हमारे सी एफ की बात होती है। दो तीन तरह के सी एफ होते हैं आपके, रिपीटेड होते हैं, नॉन रिपीटेड होते हैं, इमेजिनरी होते हैं तो उनको नॉन उसकी तरह ही हम ट्रीट करेंगे जैसे आपके डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है ना? तो ये आज हमने सी एफ्स के बारे में पढ़ा। कल हम या नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।